जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बच्चे, इस केस में हमें तीन बातें पकड़नी है और वो पकड़ ली, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन खत्म। तीन बातें कौन कौन सी, पहले ही मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये केस इतना लीडिंग केस है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस केस से इंडिया से ज्यूरी सिस्टम, ये अंतिम केस था जिसमें ज्यूरी सिस्टम इंडिया में था और राम जेठमलानी साहब जो वकील थे वो भी इस केस में आर्ग्यू कर रहे थे। ठीक है ना, वो समझो उस समय भी आर्ग्यू करते थे। ठीक है, तो ये केस जो है, और तो इस केस में क्या हुआ बच्चे कि बहुत तगड़ा केस है और जो इस केस में जस्टिस सुब्बा राव क्यों तुम पसंद करते हो, जल्दी बताओ। मेन श्रिया की बैटिंग करते हैं, चाहे एम एस जॉर्ज हो और चाहे नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, याद रहेगा। इसलिए इस केस में भी जस्टिस कौन थे, जस्टिस सुब्बा राव। और भी जज थे लेकिन जजमेंट लिखा किसने, जस्टिस सुब्बा राव ने। ठीक है, और ये जजमेंट लिखा गया प्यारे बच्चे 24 नवंबर 1961 को, 24 नवंबर 1961 को। और जजमेंट किसने लिखा, जस्टिस सुब्बा राव ने। हुआ क्या इस केस में, इस केस के फैक्ट तुम कुछ यूं समझो कि इस केस में लव ट्रायंगल था। तीन लोग थे। कौन लोग, कितने लोग थे, तीन लोग थे। कौन कौन, नानावती, ठीक है ना, नानावती साहब। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, सोचो सलमान का, संजय अक्षय कुमार ने मूवी बना दी इस पे। और दूसरी थी इसकी वाइफ सिल्विया। कौन थी, सिल्विया। और सिल्विया एक इंग्लिश बॉर्न लेडी थी। ठीक है ना, तो इंग्लिश बॉर्न लेडी थी। और तीसरा इस सिल्विया का जो प्रेमी था, लवर था, ठीक है ना, आहूजा, प्रेम भगवान दास आहूजा। ठीक है ना, ही वॉज द लवर ऑफ द सिल्विया। ठीक है ना, कौन था, आहूजा। प्रेम, नाम तो इसका पूरा प्रेम भगवान दास आहूजा था, मैं सिर्फ आहूजा लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, तो ये तीन थे। अच्छा, ये इसका दुर्भाग्य से दोस्त भी था। ठीक है ना, नानावती का दोस्त भी था। और नानावती साहब जो है पार्शियन कम्युनिटी से आते थे और ये कमांडर थे इंडियन नेवी में, बहुत रेप्यूटेड फैमिली थी। इसके अलावा इस नानावती फैमिली के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही क्लोज थे नेहरू गांधी परिवार से। ठीक है ना, इस नानावती के जो रिलेशन थे बहुत क्लोज नेहरू गांधी परिवार के साथ थे। एनीवेज, तो एक नेवी में कमांडर थे, ही वॉज कमांडर इन नेवी। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि नानावती और की शादी किससे हुई, सिल्विया के साथ। ठीक है ना, और जब हुआ वो पोस्टेड थे, इंडियन नेवल शिप था मैसूर करके, शिप के भी नाम होते हैं ना। ठीक है ना, उसमें पोस्टेड थे। और 1949 में इनकी सिल्विया के साथ शादी हुई और जो है इसको इंग्लैंड में हुई और इसके बाद इसको रजिस्टर्ड भी कराया गया। इनके तीन बच्चे हुए। ठीक है ना, किनके, नानावती और सिल्विया के तीन बच्चे हुए। एक 9.5 साल का था जब ये वारदात हुई, एक 5.5 साल का और एक केवल 3 ईयर का इनका बच्चा था। ठीक है ना, ये प्रेमदास आहूजा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बॉम्बे में रहता था और 34 ईयर इसकी एज थी, तब भी वो क्या था, अनमैरिड था। पूरा इसका मतलब जिंदगी के मजे ले रहा है। ठीक है ना, ही वाज अ बिजनेसमैन, 34 ईयर ओल्ड, स्टिल अनमैरिड। ठीक है ना, इसके बाद ये बात थी। ठीक है ना, और इसके बाद दो बातें हुई, बहुत ध्यान से, इसमें इतने क्रूशियल पॉइंट है तुम्हें मुझे बताने। ठीक है ना, एक दिन क्या कब हुआ कि जो है एक दिन ये जो हस्बैंड और वाइफ बैठे और वाइफ वाज अनरिस्पॉन्सिव टू द हस्बैंड और वो थोड़ा सा गिल्ट में थी। हस्बैंड साहब नेवी में थे तो ज्यादातर टाइम बाहर रहना होता था। ठीक है ना, और उसने कन्फेस कर दिया। एक दिन लंच पे दोनों बैठे, 1959 को लगभग शादी के 10 साल हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे और वो बड़ा बेचारी दुखी थी, उसको गिल्ट था अपने एक्ट पे और वो दे वर सिटिंग अफेक्शनेटली और उसने कन्फेस कर दिया, अपने हस्बैंड को बता दिया उसने कि सी वॉज अनफेथफुल टू हिम। अब एक पॉइंट उठा लो, वाइफ बता रही है अपने रिलेशनशिप के बारे में हस्बैंड से। ये पॉइंट भी ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पॉइंट को दिमाग में रखना। तो किसने कन्फेस किया,
वाइफ ने। किसने कन्फेस किया? वाइफ ने। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है बच्चे, एक तो ये इसको याद रखना, ये क्या हो गया? कन्फेशन हो सकता है ना, हो सकता है ना, ठीक है ना। तो कन्फेशन ऑफ सिल्विया हो गया। ठीक, अब वो चुप रहा, उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत कूल और कंपोज माइंड इंसान था नानावटी। और सिल्विया कन्फेस नानावटी टू हर इलिसिटर इंटिमेसी विद द प्रेमदास आहूजा। आफ्टर दैट उसने मूवी की टिकट बुक करी और उसने अपनी वाइफ को लिया, अपने तीनों बच्चों को लिया और ले जाके उनको पिक्चर हॉल में ड्रॉप किया कि तुम पिक्चर बैठो। और शाम को 6 बजे शो एंड होना था। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद वो सीधा आहूजा के फ्लैट में पहुंचा और पहले अपनी अपनी वहां पहुंचा, नवल सिंह, उसे बॉम्बे में ही डॉक कर रखा था उसने। वहां गया और उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। ठीक, सर्विस निकालने के बाद उसने एंट्री नहीं करी, मतलब प्रेजेंट दिखाने की कोशिश करी। ठीक है ना, एंट्री नहीं करी, इसने रिवॉल्वर की ना, बेसिकली अपनी एंट्री नहीं करी, एब्सेंट मार्क किया। कोई बात नहीं, सीधे पहुंचा, उसको पिक्चर हॉल ड्रॉप किया अपनी फैमिली को और सीधे पहुंचा आहूजा के फ्लैट पे। आहूजा जो है बोला कि, और उसको लोड किया और वेंट टू द आहूजा फ्लैट। क्योंकि गार्ड सब जानते थे दोनों साहब और आहूजा साहब दोस्त हैं, तो सीधे उसने एंट्री कर दी और वहां पहुंचा और उसने जो है उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से सटा के गोली मार दी। उस समय आहूजा नहा के निकला था, ठीक है ना, टॉवेल लपेटे हुए था। और ये बहुत सेंसेशनल केस है इंडिया की हिस्ट्री का। पूरे इंडिया में टॉवेल, ज्यूरी बैठा, ज्यूरी की चर्चा जगह जगह, डिस्कशन हो रहा है पब्लिक डिस्कोर्स में। आहूजा, ये नानावटी गलत या सही, चूंकि उसकी वाइफ के साथ तो आहूजा ने गलत किया ही था, या उसके साथ किया था, वाइफ के साथ तो क्या ही। तो उसने पिस्टल निकाली, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार दी। हालांकि उसने इस दौरान ये जो डिस्कशन में बात निकल कर आई, उसने आहूजा से कहा, नानावटी ने, विल यू मैरी विथ माई वाइफ, मेरी वाइफ से शादी करोगे? तो उसका जवाब ऐसा था कि हाउ कैन आई मैरी विथ एनी गर्ल विथ हुम आई स्लेप्ट। ठीक है ना। तो अब ये बात किसने बोली? आहूजा ने। उसने पिस्टल निकाली और उसके दे मारी। ठीक, इसके बाद आफ्टर शूटिंग एक्यूज वेंट बैक टू हिज कार एंड ड्रोव इट टू द पुलिस स्टेशन वेयर ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ। जब से ये केस मैंने पढ़ा लगभग, तब से मैं यही सोचता हूँ, वो वाइफ बच्चे अकेले आए क्या घर में? कैसे आए? कौन लेके आया? है ना, मैं हमेशा तब से यही सोचता हूँ यार, वो आए कैसे यार, कौन लेने गया उनको, बताया किसने? एनीवेज, ये सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसने अपना कर दिया सरेंडर। अब तुम लोगों को 2 फैक्ट पकड़ने, मैंने जो तुम्हें जहां पे लेके जाना चाहता हूं। पहला, इसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया किसने? वाइफ ने या फिर आहूजा ने? ये बात तुमने कहा आहूजा ने दिया, तुम कह रही क्यों? एक वाइफ कन्फेस कर रही है हस्बैंड से कि आई एम नॉट फेथफुल विथ यू, तो क्या इसमें आदमी प्रोवोक नहीं होगा? यही तो जरूरी बात कहनी थी। तो अब अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोक हो गई, तब तो कूलिंग पीरियड आ गया ना, तब तो उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए। या फिर उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोक किया आहूजा ने जब उसने ये बात बोली। दोनों बातें याद रखो। अगर वाइफ ने किया तब तो कूलिंग पीरियड आ गया, मेरी बात नहीं समझे। और प्रोवोक किसने किया? वाइफ ने। मारा किसको? आहूजा को। तब तो गलत बात है कि नहीं? इमेजिन करो, पहुंच पा रहे हो जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं तुम लोग बच्चों? मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अब जो है कोर्ट मैटर पहुंचा। अब मैं बता रहा हूं डिसीजन। इस केस में ज्यूरी भी थी उस टाइम तक। तो डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन क्या हुआ? ठीक है ना, इस केस में क्या हुआ? डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन ये हुआ कि वेट, तो डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन कई कोर्ट्स के। सबसे पहले मैटर कहां पहुंचा?
सेशन कोड। ये अकेला ऐसा केस है जो अकेले क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए पूरा एक्सपेक्ट हम पढ़ते चलेंगे। तो मैटर कहां पहुंचा? सेशन जज के बाद, और वहां पर ज्यूरी सिस्टम भी था उस समय तक, ठीक है ना। ज्यूरी बैठी और देखो ज्यूरी, इसीलिए ज्यूरी तो हटाना पड़ा। गोली मारी है नानावटी ने और ये इमोशन से चल रहा है, मारी तो मारी उसकी बीवी, देखो तो क्या किया इसने, ओ हो, जबकि ऑफेंस है कि नहीं। ये ज्यूरी बोल दी नो ऑफेंस। ये लीगल बंदे तो है नहीं, लॉ के बंदे तो है नहीं, ज्यूरी में सोसाइटी के रेस्पेक्टेड लोग हैं, ठीक है ना। ज्यूरी तो है नहीं, सोसाइटी के रेस्पेक्टेड लोग हैं। अब अगला मैटर, जब नो ऑफेंस बता दिया, मैटर कहां पहुंचा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा ये है मर्डर। क्या है? हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या है? ये है मर्डर। और मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है मर्डर। क्या है? ठीक है ना। अब मैटर पहुंचा गवर्नर के पास। गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर साहब ने आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? कहा पढ़े हो यार तुम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं होना एकदम। एलएलबी करी हो? एलएलबी नहीं हुई है? कौन सा ईयर है? अभी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ नहीं। You are defending the indefensible. है? मैंने तो आज तक, मेरे को किसी ने कोचिंग नहीं पढ़ा, तो हर समय यही क्लेम करूं मुझे नहीं पढ़ा है, अभी गया है। अभी एलएलबी तुम्हारा सिलेबस है यार, पता नहीं क्या करते हो। आर्टिकल 161, ठीक है ना। और इनको क्या मिल गई? मैंने इसीलिए बताया कि इनके बड़ी करीबियत थी नानावटी परिवार की, जो गांधी नेहरू जी की सिस्टर थी विजय लक्ष्मी जी, उनके साथ, परिवार के साथ इनके बड़े क्लोज रिलेशन थे। फिर गवर्नर ने इनको दिया पर्डन, ये चले गए फॉरेन। कौन? नानावटी साहब। और 2003-4 के अराउंड इनकी डेथ हुई। जब भी हुई उसी में, अभी रिसेंट में, तो फिर चर्चा में न्यूज़पेपर्स में नानावटी केस जिंदा हो गया, ठीक है ना। तो 161 से क्या दे दिया इनको? पर्डन। अब ये तो हो गया समरी ऑफ द डिसीजन, ठीक है ना, ताकि तुम्हें एक जगह लिख दूं, तुम्हें याद रहे। अब हम आते हैं इस पे आने पे। तो पहले तो सेशन जज के पास, ज्यूरी के पास मैटर पहुंचा। उन्होंने क्या कहा? सेशन कोर्ट हेल्ड दैट कि भैया एक्यूज हैज नॉट कमिटेड दी एनी ऑफेंस। ज्यूरी डिसाइडेड दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीमेंट्स, ठीक है ना। फिर मैटर पहुंचा हाई कोर्ट। फिर मैटर कहां पहुंचा? फिर मैटर पहुंचा हाई कोर्ट। फिर मैटर कहां पहुंचा? हाई कोर्ट। और मैटर जब पहुंचा हाई कोर्ट, तो फिर जो है नानावटी जो है को हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया फॉर द मर्डर ऑफ प्रेमदास आहूजा। मैटर कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। अब हमारी पिक्चर शुरू। अब हमें जो पढ़ना है उसका काम शुरू हो गया, ठीक है ना। अब हमारा नॉलेज वाला पार्ट शुरू हो गया। हम कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, तो जब नानावटी को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया। तो केएम नानावटी चैलेंज डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। और आर्गुमेंट उसने क्या दिया कि केएम नानावटी of that he sought the deceased while deprived the power of self control by grave and sudden provocation. The offense would fall under the exception 1 of the section 300, which is now section 101 of exception 1, ठीक है ना। ये किसने आर्गुमेंट दिया? नानावती को, ठीक है ना। तो उसने क्या, उसने आर्गुमेंट था कि साहब ये मैटर मर्डर में ना आके उसके एक्सेप्शन 1 में आता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। पहला इशू निकल कर आया। मैंने कहा जब तुम्हें एक्सीडेंट पढ़ाया तो पहला, अब आते हैं इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इश्यूज थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने कई इश्यूज थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कई इशू थे। पहला इशू था, वॉज नानावटी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 80 क्या है? सेक्शन 80 ऑफ द आईपीसी,
सेक्शन 80 ऑफ द आईपीसी। तो 80 ऑफ द आईपीसी क्या है? 80 ऑफ द आईपीसी क्या था? एक्सीडेंट। तो भाई तुम्हें कहीं से एक्सीडेंट लग रहा है? कहीं से एक्सीडेंट लग रहा है? नो। ठीक है ना। हालांकि नानावती ट्राइड टू प्रूव दैट द डेथ ऑफ आहूजा वाज एक्सीडेंट, ठीक है ना, विदाउट नॉलेज, विदाउट इंटेंशन, ठीक है ना, बट ही कुड नॉट प्रूव, ठीक है ना। सो ही डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द आईपीसी, बेसिकली 80 नहीं मिला। अब दूसरा इश्यू, पहला इश्यू हो गया, अब आ गया दूसरा इश्यू। दूसरा इश्यू क्या था? दूसरा इश्यू था हु हैड गिवन प्रोवोकेशन। दूसरा इश्यू क्या था? हु हैड गिवन प्रोवोकेशन। अब तुम बताओ किसने प्रोवोकेशन दिया? ए पर्सन हु कन्वे, दैट इज सिल्विया। सिल्विया ने बोला ना, या फिर अ पर्सन हु हैड कमिटेड रॉन्ग। आहूजा ने तो कुछ बोला नहीं, आज के हिसाब से तो कोई ऑफेंस ही नहीं है, ठीक है ना, आज के हिसाब से तो कोई ऑफेंस ही नहीं है। ए पर्सन हु हैड कमिटेड रॉन्ग, दैट इज आहूजा। तुम बताओ। सब फर्जी बात है ये। मैरिज, जब तुम्हारी शादी हो रखी है तो तुम्हारी शादी हो रखी है तो तुम्हारी वाइफ के साथ, और तुम बता रहे हो उससे आहूजा से कि जो है शादी करोगे, सब फर्जी बातें हैं, मन है ना। अनफॉर्चुनेटली तुम बता रही हो, ठीक है ना, पिस्टल लेके गए, वाइफ को छोड़ा, एंट्री नहीं करी है, मोटिव तो था ही, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करना था इस मसले का। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट रिप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे बढ़ो, इसको छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे कोई ओपिनियन नहीं किया, ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज इमटेरियल, वी आर सेटिस्फाइड दैट मैटर इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 व्हिच इज नाउ 101 एक्सेप्शन 1। बिल्कुल सही बात है, तुम पिस्टल निकाल के ला रहे हो, एंट्री करके नहीं आ रहे हो, ठीक है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब तीसरी बात पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? तीसरी बात पे। अब देखो, अब यहां पर हमें रीजनेबल मैन्स टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट? अब हमें यहां पर रीजनेबल मैन्स टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि क्या इन द सेम पोजीशन, सेम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का कोई बंदा, ठीक है ना, वुड हैव रिएक्टेड इन द सेम वे टू द कन्फेशन ऑफ द एडल्ट्री बाय हिज वाइफ। इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी कोर्ट ने रिप्लाई नहीं किया। रीजनेबल मैन टेस्ट अप्लाई करना होगा कि इसी सिचुएशन में दूसरा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ये निकल के आया, वेदर कन्फेशन ऑफ द एडल्ट्री बाय वाइफ ऑफ द accused him amounts to the grave provocation। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया यस। दूसरा बात आया, लास्ट क्वेश्चन, वेदर KM नानावती कॉज द डेथ ऑफ प्रेम आहूजा अंडर सडन प्रोवोकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बिकॉज देयर वाज इंटेंशन टू कॉज डेथ। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? सारे के सारे इंग्रेडिएंट डिस्कस कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, किसके? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के। ये रहा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मीनिंग ऑफ होमिसाइड बताई। होमिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस केस में, जिसकी इतनी जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्यारे बच्चे इशू पर डिस्कस किए और फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 1 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी डिस्कस किए, और ये सब तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला, डिसीज्ड मस्ट गिव द प्रोवोकेशन टू द एक्यूज्ड। पहले क्या होना चाहिए? प्रोवोकेशन। फिर दूसरी बात, प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए? प्रोवोकेशन होना चाहिए सडन। प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए? प्रोवोकेशन होना चाहिए सडन, और ऑफेंडर बाय रीजन ऑफ सैड प्रोवोकेशन, ठीक है ना, shall have been deprived the power of self control, ठीक है।
shall have been deprived the power of self control. तो मैंने पहले ही तुम्हें बता चुका, पहले प्रोवोकेशन हो, प्रोवोकेशन ग्रेव हो, उस ग्रेव प्रोवोकेशन से पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल लूज हो जाए, ठीक है ना, और ही शुड हैव किल्ड द डिसीज ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द डिप्राइवेशन ऑफ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मतलब कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझी कि नहीं समझी? कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, इंटरवल नहीं होना चाहिए, कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ऑफेंडर किसी और की डेथ कॉज कर दे बाय द मिस्टेक। ही हैड लाइबल फॉर द मर्डर, उसको लाइबल किया गया, ठीक है ना। ये काम, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोवोकेशन भी डिस्कस करी गई कि टेस्ट इस केस में ये अप्लाई किया गया, रीजनेबल टेस्ट। इसका मतलब कि अगर इसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में दूसरा बंदा, ठीक है ना, दूसरा बंदा अगर रखा जाए सेम सिचुएशन का, सेम सिचुएशन में, तो कैसे रिएक्ट करेगा। और इस केस में टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी डिस्कस किया गया। टेस्ट ऑफ, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, टेस्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्ट ऑफ सडन प्रोवोकेशन भी होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे। उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या करेंगे? एक रीजनेबल मैन, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी, प्लेस्ड इन द सेम सिचुएशन, ठीक है ना, जिसमें एक्यूज था, ठीक है ना, उसमें ये करके देखेंगे क्या इस सिचुएशन में इसका सेल्फ कंट्रोल लूज होगा या नहीं। ठीक ठीक। दूसरा बात ये करेंगे, कोर्ट ने ये भी कहा कि वर्ड एंड जेस्चर्स, कोर्ट ने क्या कहा? वर्ड एंड जेस्चर, कोर्ट ने क्या कहा? आर सफिशिएंट। वर्ड एंड जेस्चर आर, भैया जेस्चर से, इशारे से, वर्ड से भी जो है हमें क्या करना होगा? प्रोवोकेशन हो सकता है। और तीसरा बात करी मेंटल बैकग्राउंड की, मेंटल बैकग्राउंड की भी बात करी। किसकी बात करी? मेंटल बैकग्राउंड की। और मतलब मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड, जो उस समय जो क्रिएट हुआ बाय द प्रीवियस एक्ट ऑफ द विक्टिम में बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, ये भी उन्होंने बोला, ठीक है ना, और इसको भी ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है। और कोर्ट ने कहा ब्लो ड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब जो चोट मारी जानी है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की में डेथ कॉज करने के लिए, कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, यानी कि फैटल ब्लो शुड बी क्लियरली ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सन। जब वो उसमें किसमें है? गिव एंड सडन प्रोपेशन में, यानी कि कूलिंग डाउन पीरियड, ठीक है ना, लैप्स ऑफ टाइम, रूम उसको नहीं मिलना चाहिए ताकि वो प्रीमेडिटेशन और कैलकुलेशन ना कर ले, ठीक है ना। यहां तो वो यही कर रहा था, ठीक है ना। तो ये केस जो जाना जाता है रीजनेबल मैन टेस्ट भी। सर रीजनेबल मैन टेस्ट कैसे करते हैं? मैंने कहा उसी सिचुएशन में, उसी की कस्टम्स को फॉलो करने वाला, उसी की तरह की वे ऑफ लाइफ जीने वाला, उसी की तरह की ट्रेडिशनल वैल्यूज को रखने वाला, ठीक है ना, बंदा हम रखेंगे। तब पता लगा छोटे लोगों का ईगो बहुत ज्यादा होता है ना, उनकी इज्जत भी बहुत बड़ी होती है। बहुत जरा सी बात में उनकी इज्जत चली गई, अरे कुछ नहीं आई नहीं तुम्हारे पास। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हमें सेम सिचुएशन पे आदमी रखना पड़ेगा जिसका कल्चर, मैनर, वे आर लाइफ, कस्टम, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये सब क्या हो? सेम हो। रीजनेबल मैन टेस्ट में ये हमें उसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। Subscribe for more content.